नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस मिशन 2023 के लिए तैयार। बीजेपी को घेरने के लिए दो बड़े प्लान तैयार किए गए हैं। कमलनाथ ने अरुण यादव को सौंपी है कमान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना, किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट बोले, राज्यसभा की 3 सीटों पर जीत पक्की, जून में होगी राज्य स्तरीय कार्यशाला। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश का सरकार पर हमला, भूखमरी में चौथे स्थान पर और अपराध में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस के इस्तीफे के बाद बोले कपिल सिब्बल, मेरी आगे की योजना भाजपा के विरोध के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का मिशन 2023, बीजेपी को घेरने के लिए दो बड़े प्लान तैयार। कमलनाथ ने अरुण यादव को सौंपी कमान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना तेज कर दिया है। विधानसभा वार पार्टी सोशल मैपिंग की तैयारी में है और पार्टी सभी 230 सीटों के सामाजिक और जातिगत समीकरणों की मैपिंग करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेता अरुण यादव को जिम्मेदारी दी है। अरुण यादव ओबीसी के साथ एससी, एसटी और सामान्य वोटरों की सोशल मैपिंग तैयार करेंगे। कांग्रेस इस बार चुनाव से पहले सोशल मैपिंग का खाका तैयार कर उम्मीदवार चयन करेगी। और सिर्फ सोशल मैपिंग ही नहीं, बल्कि बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने आरोप पत्र बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों और उनके विभागों से जुड़े मामलों को खंगाला जा रहा है और इसके जरिए कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले आरोप पत्र जारी कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 2023 के चुनाव के लिए हर उस रणनीति पर काम कर रही है जो बीजेपी को घेरने में सफल हो सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना, किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ऐप की लॉन्चिंग के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अक्सर चुनाव के समय किसानों की याद आती है और वो कर्ज माफी की बात करने लगते हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की पुरानी आदत है कि मुद्दों से भटकाना और लोगों को गुमराह करना। कमलनाथ ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के लाखों किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया था। यहां बता दें कि कमलनाथ निकाय और पंचायत चुनाव के पहले छिंदवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस संगठन की नब्ज भी टटोल रहे हैं। कमलनाथ ने मंगलवार दोपहर को होटल करण में कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायकों, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और तमाम अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों की विशेष बैठक ली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान के चुनाव से आ रही है। सचिन पायलट बोले, राज्यसभा की 3 सीटों पर जीत पक्की, जून में होगी राज्य स्तरीय कार्यशाला। जी हां दोस्तों, राजस्थान से खाली हो रही 4 विधानसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है और इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी राज्यसभा की 4 में से 3 सीटें आराम से जीत जाएगी और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। राज्यसभा उम्मीदवार के नामों को लेकर उन्होंने कहा कि यह पार्टी आलाकमान तय करेगा। मंगलवार टोंक में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने भाजपा पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर अराजकता और भ्रम की स्थिति है। उनके नेता चाहे जो भी कहें, लेकिन कांग्रेस 3 सीटें जीत जाएगी। बता दें कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव पूरे होने हैं और भाजपा के ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस और राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह का 4 जुलाई को कार्यकाल पूरा होने वाला है। हाल ही में उदयपुर में हुए नव संकल्प चिंतन शिविर के बारे में बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से लोगों से जुड़ने के लिए निकल जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, भूखमरी में चौथे स्थान और अपराध में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नीति आयोग के अनुसार यूपी भूखमरी में चौथे स्थान पर है, जबकि अपराध में पहले पायदान पर है। भाजपा सरकार ने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिजली बिल में तमाम गड़बड़ियां हुई हैं। भाजपा सरकार ने सिर्फ मेडिकल कॉलेजों के लिए भवन बनाए हैं, लेकिन इससे मरीजों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि जो अस्पताल पहले से चल रहे थे उनकी दुर्दशा कर दी गई है और जिस वक्त लोगों को दवा की जरूरत थी उन्हें नहीं दी गई। लखनऊ में कोरोना से सैकड़ों लोग मर गए और सरकार आंकड़े छुपाने में लगी रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा
सरकार ने सपा द्वारा शुरू किए गए कार्य को करके अपनी पीठ थपथपाई है और ऐसे कई कार्य जिसे सपा ने पूरा किया था उन्हें जानबूझकर खराब किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यासीन मलिक की सजा के बाद दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद देश की खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और एनसीआर में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यासीन मलिक की सजा के विरोध में राजधानी दिल्ली में आतंकी हमला हो सकता है। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से करीब 6-7 संवेदनशील अलर्ट मिले हैं। यासीन मलिक को दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी आदेश दिया है। मतलब यासीन मलिक की बाकी की जिंदगी दिल्ली के तिहाड़ जेल में कटेगी। और इस बीच देश के खुफिया विभाग की तरफ से दिल्ली और एनसीआर में आतंकी हमलों का हाई अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग की ओर से मिले इनपुट के अनुसार दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर आतंकियों के निशाने पर है। जिस दिन यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया था उसी दिन से लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर बताया गया कि यासीन मलिक को दोषी करार दिए जाने के विरोध में उसके हार्डकोर समर्थक और उसके करीबी आतंकी संगठनों के प्रमुख सीमा पार से दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि गुजरात से आ रही है। AIMIM के गुजरात अध्यक्ष ने अचानक उठाया ये कदम। सूरत में पार्टी से जुड़ा कर दिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात अध्यक्ष ने अचानक से एक कदम उठाते हुए सूरत में पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया। पार्टी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दक्षिण गुजरात में सूरत शहर के लिम्बायत इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उसके तुरंत बाद ये फैसला सामने आया और अपने दौरे के 24 घंटे के भीतर राज्य इकाई के अध्यक्ष ने सूरत शहर और जिला समितियों, महिला समितियों और युवा शाखा को भंग कर दिया। AIMIM के सूरत नगर समिति अध्यक्ष वसीम कुरैशी के मुताबिक प्रदेश इकाई अध्यक्ष की ओर से पत्र में समितियों को भंग करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। वो इस मुद्दे पर कानूनी सलाह ले रहे हैं जिसके बाद वो अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ ट्रांसफर। 30 मई को होगी अगली सुनवाई। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने बिना वक्त गवाए मामले की सुनवाई करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। बताया जा रहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। सिविल जज रवि दिवाकर ने ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया है और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज महेंद्र पांडे इस मामले पर सुनवाई करेंगे। हालांकि ये बताया गया है कि ज्ञानव्यापी पर जो नई याचिका दायर हुई थी उसे ही ट्रांसफर किया गया है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में फाइल ट्रांसफर हो चुकी है और हम कोर्ट में जा रहे हैं और इस मामले की तत्काल पूजा की मांग करेंगे। इस मामले में आपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है। हम चाहते हैं कि आज ही सुनवाई हो और कल से पूजा के आदेश जारी कर दिए जाएं। बताया गया कि जज ने अपने विवेक से ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा है और ऐसी मांग किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं की गई थी और इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई पर भी फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप केवल चुनावों के लिए फ्री राशन बांट रही थी भाजपा, अब जबरन अपात्र घोषित किए जा रहे हैं लोग। जी हां दोस्तों, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक मेरठ मंडलायुक्त ने भी वसूली न किए जाने के बारे में स्पष्ट आदेश दिया हो, लेकिन बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने गलत मापदंड लगाकर लोगों को जबरन अपात्र घोषित करने का आरोप लगाया और एडीएम फाइनेंस को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने इसे लेकर जिला मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने बताया कि समस्त उत्तर प्रदेश में जिला आपूर्ति अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड वापसी करने तथा पूर्व में दिए गए राशन कार्ड की रिकवरी को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं। ये आदेश खाद्य सुरक्षा कानून के खिलाफ है और गरीब व जरूरतमंदों पर सरासर अत्याचार है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए
फ्री में राशन बांट रही थी और चुनावी मंचों से बड़े बड़े व्याख्या दे रही थी। अब चुनाव समाप्त होने के उपरांत इन गरीब और जरूरतमंदों से उसका अधिकार ही छीना जा रहा है। महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदेश की इस प्रक्रिया का विरोध करती है तथा अपील करती है कि प्रदेश सरकार की मनमानी पर तुरंत रोक लगाई जाए, जिससे निम्न आय वर्ग का व्यक्ति परिवार का भरण पोषण कर सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू। जी हां दोस्तों, गहलोत सरकार ने अब अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया है। संवाद कौशल वाले पदों को छोड़कर अन्य भर्तियों में अब साक्षात्कार नहीं होगा और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए इंटरव्यू को पूरी तरह समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग, बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार को घेरने के लिए आरोप पत्र लाएगी कांग्रेस, अजय सिंह को इसकी मिल गई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ये बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कमर कसती हुई नजर आ रही है और इसी बीच कांग्रेस आरोप पत्र को तैयार करने के लिए विधायकों से चर्चा कर तथ्य जुटाएगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध किए गए कामों को इस आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद आरोप पत्र को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश के शोषित पीड़ित वर्ग को सहारा देना कांग्रेस का कर्तव्य है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस राज्य की सभी 230 सीटों पर जातीय सर्वे भी कराएगी और इस सर्वे की जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता अरुण यादव को सौंपी है। जातीय सर्वे के तहत कांग्रेस सभी सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों और उनकी संख्या का पता लगाएगी और साथ ही कांग्रेस पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी पता लगाने की कोशिश करेगी ताकि इन जातियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा जा सके। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और संघ पर लगाए बड़े आरोप, कहा मैंने भी हिंदू धर्म का विस्तार से किया है अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का एक ऐसा दृष्टिकोण बना रहे हैं जो देश के सभी हिस्सों की आबादी को शामिल नहीं करता है, जो अनुचित है और भारत के विचार के खिलाफ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आपको ये बताने के लिए मैंने हिंदू धर्म का विस्तार से अध्ययन किया है। लोगों की हत्या करना और उन्हें पीटना हिंदू होना नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री को लेकर मेरी समस्या ये है कि वो भारत के मूलभूत ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बोलने की इजाज़त देने वाली संस्था पर सुनियोजित तरीके से हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत को बाधित किए जाने के कारण सरकार की नीतियों को गोपनीय तरीके से प्रभावित या नियंत्रित करने वाले प्रभावशाली लोग या एजेंसियां देश में संवाद को नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में सोमवार शाम आयोजित इंडिया एट 75 कार्यक्रम में राहुल ने छात्रों, विशेषकर भारतीय मूल के छात्रों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की भूमिका और देश के लोगों को संगठित करने के प्रयासों जैसे व्यापक विषयों पर अपनी राय साझा की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राशन कार्ड कैंसिल होने के बाद अब फ्री इलाज पर भी संकट, आयुष्मान कार्ड बनाने में आ रही दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में राशन कार्ड निरस्त होने से लोगों के निःशुल्क इलाज पर भी संकट खड़ा हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं और उनके पास कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है, उनके अब आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएंगे और ऐसे लोगों को फिर 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की योजना का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की आयुष्मान योजना के कार्ड अभी 3 दस्तावेजों के आधार पर बनाए जा रहे हैं। इनमें राशन कार्ड, सामाजिक आर्थिक सर्वे का डाटा और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का डाटा शामिल है। राज्य में अभी तक आयुष्मान योजना के तहत 47 लाख कार्ड बन चुके हैं, लेकिन 8 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनके कार्ड अभी तक नहीं बन पाए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मामले पर पहले मुस्लिम पक्ष की मांग पर होगी सुनवाई, 26 को तय होगा मामले का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले पर सबसे पहले केस की वैधता के मामले पर सुनवाई होगी। वैधता की मांग मुस्लिम पक्ष ने की थी। वाराणसी की जिला जज की अदालत में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई शुरू हुई और दोनों पक्ष की ओर से केवल 2 बिंदुओं पर ही चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि पहले सिविल प्रक्रिया आदेश 7 नियम 11 के तहत ये तय हो कि मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं। वहीं हिंदू पक्ष चाहता था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर
परिसर की सर्वे रिपोर्ट पर उस पर आई आपत्तियों से जुड़े बिंदुओं पर सुनवाई हो और अब 26 मई को पहले वैधता पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अदालत में सोमवार को सुनवाई शुरू हुई थी और करीब 45 मिनट तक सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार तक के लिए मामले को टाल दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या 2024 में बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की अगुवाई करेंगे अरविंद केजरीवाल? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एक के बाद एक अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उससे कई लोगों के मन में अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह बीजेपी के खिलाफ मुख्य विकल्प के तौर पर अपनी जमीन तैयार कर रही है? हालांकि इन सभी सवालों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल पूरे पत्ते नहीं खोलना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दूसरी राज्यों में सक्रियता इस तरफ इशारे जरूर कर रही है। दरअसल पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने आगामी गुजरात और हिमाचल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने हाल ही में केरल की एक क्षेत्रीय पार्टी 20-20 और गुजरात की आदिवासी पार्टी बीटीपी से गठबंधन कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव शामिल हैं। इन मुलाकातों पर भले ही पार्टी के नेता खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन जानकारी के मुताबिक इन सभी मुलाकातों में 2024 के चुनाव और तीसरे मोर्चे का स्वरूप क्या होगा, इस पर चर्चा हुई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चिंतन शिविर के बाद एक्शन में कांग्रेस, टास्क फोर्स समेत 3 समूह गठित, 23 नेता संभालेंगे कमान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी तेजी से कमर कसती नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उदयपुर नवसंकल्प घोषणा पत्र को लागू करने के लिए टास्क फोर्स गठित कर दी है। शिविर के तीसरे यानी अंतिम दिन पार्टी अध्यक्ष ने ऐलान किया था कि आंतरिक सुधारों को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाए और इसके अलावा पार्टी ने 2 और समूह बनाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपनी ही सरकार के फैसले के विरोध में उतरे बीजेपी नेता, अवैध कब्जे पर विरोध। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सभी जिलों में अतिक्रमण अभियान चल रहा है और इसको लेकर जगह जगह अवैध रूप से लगाए जा रहे रेहड़ी, ठेले और दुकानदारों का रखा हुआ बाहर सामान सभी को बुलडोजर से हटवाया जा रहा है, जिससे रोड खाली रहे और जाम की समस्या ना हो। लेकिन जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ, तो वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद में बीजेपी के नेता सुनील कुमार शर्मा बाबा के बुलडोजर के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर व्यापारी, रेहड़ी ठेली वालों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी के अपने ही नेता बुलडोजर का विरोध करेंगे तो कैसे सफल होगा ये अतिक्रमण अभियान। बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों की हठधर्मी से सारे दुकानदार, ठेले वाले और रेहड़ी वाले सभी बहुत परेशान हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। भाजपा सरकार हिल गई है लेकिन मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। यूपी में बजट सत्र के पहले दिन विरोध के बाद बोली समाजवादी पार्टी। जी दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं में धांधली, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक भ्रष्टाचार, गरीबों के घर पर चल रहे बुलडोजर, बिजली कटौती, बेटियों की सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट में लिखा कि आज विधानसभा में सशक्त, सक्रिय और सार्थक प्रतिपक्ष की भूमिका में जनहित के मुद्दे के साथ सपा के सिपाही बैठे हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के दबाव में गुजरात सरकार ने रद्द किया तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट, राहुल गांधी ने किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 मई को गुजरात के दाहोद का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय को संबोधित किया और राहुल के दौरे के बाद 21 मई को गुजरात की भाजपा सरकार ने तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। ये योजना केंद्र सरकार की थी लेकिन इसे राज्य सरकार की तरफ से ही रद्द कर दिया गया। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर
पोस्ट की और उन्होंने कहा कि गुजरात के दाहोद में आदिवासी भाई बहनों को मैंने संबोधित करते हुए कहा था कि जैसे ही राज्य में कांग्रेस सरकार आएगी हम सबसे पहले तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट बंद करेंगे। 10 दिन बाद आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर गुजरात की भाजपा सरकार ने इस परियोजना को ही रद्द कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि विधायक की शपथ लेने के बाद बोले आजम खान, भाजपा ने मुझे देश का नंबर 1 माफिया बना दिया। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र है ये, और बजट सत्र के पहले दिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई और इस दौरान आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने मुझे देश का नंबर 1 माफिया बना दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जितने मुकदमे लिखे गए उतना तो बड़े बड़े माफियाओं पर भी नहीं लिखे गए। लखनऊ में रविवार को हुई विधानमंडल दल की बैठक की अध्यक्षता अखिलेश यादव ने की और समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में आजम खान शामिल नहीं हुए, लेकिन सोमवार को आजम खान सीधे विधानसभा पहुंचे। हालांकि वो रात में ही लखनऊ आ गए थे। आजम खान सपा विधायक फहीम के यहाँ रुके हुए थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि हमारे और उनके दिल एक हैं, ना हम उनसे नाराज हैं ना वो हमसे नाराज हैं। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।